दूसरा टॉपिक अपना मस्तिष्क शोथ यानी एनसेफेलाइटिस। आज इससे पहले अपन ने बात करी मेनिंजाइटिस के बारे में, यानी कि जो मेनिंज होते हैं मस्तिष्क का आवरण होता है उसकी सूजन इन्फ्लेमेशन को अपन मेनिंजाइटिस कहते हैं। और उसके बारे में अपन ने बात की मेनिंजाइटिस क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेने के बाद में आज का जो अपना टॉपिक है वो है मस्तिष्क शोथ कि जो अपना ब्रेन है उसमें या फिर मस्तिष्क के जो टिश्यूज है ऊतक है उनकी सूजन को आज अपन अध्ययन करेंगे, जिसको मस्तिष्क शोथ कहते हैं और उसको मेडिकल टर्म्स के अंदर एनसेफेलाइटिस भी कहते हैं। उसके बारे में अपन बात करेंगे, यानी कि अब इसके बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं। मस्तिष्क के ऊतकों की सूजन इन्फ्लेमेशन को एनसेफेलाइटिस कहते हैं, यानी कि जो मस्तिष्क के ऊतक है उनकी सूजन आ जाती है तो उसको एनसेफेलाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में पशु पहले एक्साइटमेंट होता है यानी कि उत्तेजित होता है, फिर तंत्रिका तंत्र का काम करना बंद कर देता है अर्थात लकवा आ जाता है अथवा पशु बेहोश हो जाता है। यानी कि जब इस बीमारी के अंदर क्या होता है, पहले पशु बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है यानी कि उत्तेजित होता है, एग्रेसिव बोल सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। उसके बाद में धीरे धीरे जो अपना ब्रेन है या फिर बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे पशु को पैरालिसिस या फिर बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये एक समस्या को अपन मस्तिष्क शोथ यानी कि एनसेफेलाइटिस कहते हैं। अब अपन एनसेफेलाइटिस की जानकारी लेने के बाद में अपन बात करेंगे इनके कारणों पर, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एनसेफेलाइटिस जैसी समस्या क्रिएट हुई है। तो अब कारण पर गौर करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो इस एनसेफेलाइटिस के जिम्मेदार कारक जाने जाते हैं, जिसकी वजह से ये एनसेफेलाइटिस जैसी समस्या पनपी है। तो वो कारण इस प्रकार से हैं, जैसे इस बीमारी के मुख्य कारण निम्न विषाणु व जीवाणु होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियल और वायरल जो डिजीज है वैसे ही ये हैं, कुछ ऐसे वायरस और बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एनसेफेलाइटिस रोग है वो होता है। जैसे गाय के अंदर देखते हैं तो गाय के अंदर है स्पारोडिक बोविन एनसेफेलाइटिस, बोवाइन मेलिग्नेट कठारा तथा इन्फेक्शन बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस और रेबीज और स्यूडो रेबीज। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एनसेफेलाइटिस जैसी समस्या अपने क्रिएट होती है। दूसरा लेते हैं घोड़े के अंदर। तो घोड़े में क्या है, इन्फेक्शन एनसेफेलोमाइलिटिस और बॉर्न डिजीज़ जो अपन होती हैं वो घोड़े के अंदर ये जो एनसेफेलाइटिस का कारण है वो यही बीमारियां या यही बैक्टीरिया विषाणु है जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि घोड़े के अंदर अपन बात करी इन्फेक्शन एनसेफेलोमाइलिटिस और बॉर्न डिजीज़, और गाय के अंदर रेबीज या स्यूडो रेबीज ऐसी समस्याएं और बोवेन मेलिग्नेट कठारा ऐसी समस्याओं की वजह से ये होती हैं। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं सूअर के अंदर। तो सूअर में ही यही वायरल है, जैसे वायरल एनसेफेलाइटिस, ह्यूगो कोलेरा और अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो ये कुछ सूअर में कुछ स्पेशल यही चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो सूअर के अंदर एनसेफेलाइटिस समस्याएं जो इसकी वजह से होती है। जैसे अपने वायरल एनसेफेलाइटिस और ह्यूगो कोलेरा और अफ्रीकन स्वाइन फीवर है तो जिसकी वजह से भेड़ के अंदर ये समस्या एनसेफेलाइटिस हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि कुछ वायरल ऐसे हैं जिसकी वजह से, इसमें कोई अलग अन्य कारण नहीं है जिसकी वजह से तो किसी चोट लगने की वजह से या कहीं से गिरने की वजह से ये कोई कारण जिम्मेदार नहीं है, केवल बैक्टीरिया और वायरल ही है जो इसके जिम्मेदार कारक होते हैं। और के बाद में अपन बात लेते हैं भेड़ व बकरी को, जिसमें भेड़ व बकरी में कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से वो भेड़ व बकरी में एनसेफेलाइटिस जैसी समस्या पनप जाती है। तो भेड़ व बकरी में स्काइपल और लोपिंग इल वायरल कैरिपियन ल्यूको एनसेफेलाइटिस जैसी समस्या की वजह से भेड़ व बकरी में एनसेफेलाइटिस जैसी समस्या होती है। तो कुछ नाम्स या कुछ टर्म्स ऐसे हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स हैं, सॉरी इसके लिए अब मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन यह ज़रूर बता सकता हूँ कि इन कारणों की वजह से ही पशु भेड़ व बकरी के अंदर मस्तिष्क शोथ यानी एनसेफेलाइटिस होती है। अगला लेते हैं अपने कुत्ते के अंदर। तो कुत्ते में सबसे बड़ा कारण होता है, चाहे वो कोई सी भी डिजीज़ में हो, तो कैनाइन डिस्टेम्पर ऐसी समस्या है
जिसकी वजह से कुत्ते के अंदर ये सभी समस्याएं होती हैं। तो कुत्ते में कैनाइन डिस्टेंपर की वजह से एन्सेफेलाइटिस समस्या यानी मस्तिष्क शोथ हो जाती है। अन्य जीवाणु व विषाणु द्वारा सभी पशुओं में जैसे और भी मस्तिष्क शोथ हो जाते हैं। जैसे अन्य कुछ ऐसे वायरस और जीवाणु भी होती है और उनके कारण की वजह से भी हो जाती है। जैसे अपन बात करते हैं विषाणु, तो रेबीज, स्यूडोरेबीज और लिस्टीरियोसिस। ये लिस्टीरियोसिस, स्यूडोरेबीज और रेबीज जैसी समस्या है, ये कुछ अन्य वायरस की वजह से अन्य पशुओं में भी ये समस्या क्रिएट कर देते हैं। दूसरा जीवाणु देते हैं तो नेक्रोबेलियस इन्फेक्शन और एंटेरोटॉक्सीमिया, साल्मोनेला इन्फेक्शन की वजह से भी पशुओं में एन्सेफेलाइटिस समस्या हो जाती है। और अगला लेते हैं पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट्स भी होते हैं, जिम्मेदार कहते हैं, जिसकी वजह से जैसे मल्टीशेप और म्यूटीशेप और माइग्रेन ऑफ स्ट्रेस ओवाई और हाइपोड्रेमा बोवाइन और सार्कोस्टोसिस यानी साइकोसाइटिस नाम से भी होते हैं पैरासाइट्स। वो पैरासाइट भी एन्सेफेलाइटिस के जिम्मेदार कारक होते हैं। उसी प्रकार से कुछ टॉक्सिक एजेंट होते हैं जैसे लेड, आर्सेनिक, जिंक, कॉपर, इन सब के जो पदार्थ है, धातु हैं, इनके कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं जिनकी जहर या टॉक्सिन है वो पशु के बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एन्सेफेलाइटिस हो जाती है। उसी प्रकार से कुछ फंगल एजेंट जैसे साइटोकोकस जो फंगल है उसकी वजह से भी पशु के अंदर एन्सेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क का आवरण शोथ है वो मस्तिष्क हो जाते हैं। तो ये सब कारण जो वायरस और बैक्टीरिया है उन्हीं कारणों की वजह से पशु में ये समस्या जो है एन्सेफेलाइटिस वो समस्या क्रिएट होती है। केवल कोई अन्य कारण ऐसे कारण नहीं है कि किसी चोट लगने की वजह से या ऐसा कुछ कारण नहीं है जिससे एन्सेफेलाइटिस होती है, लेकिन एन्सेफेलाइटिस इसके वजह क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मस्तिष्क के जो ऊतक होते हैं, मस्तिष्क में जो टिश्यू है उन टिश्यू को ये इफेक्ट करते हैं और उन टिश्यू को ये तोड़ देते हैं या जुड़ने नहीं देते और उन टिश्यू को ये किसी काम के नहीं छोड़ते, उनको एकदम व्यर्थ बना देते हैं, जिससे पशु ये पागलपन जैसे या जो है वो दर्शाता है, जिससे एन्सेफेलाइटिस जैसी समस्या को जन्म देते हैं। तो उन्हीं ऊतकों के मरने की या उन्हीं ऊतकों के टूटने की वजह से एन्सेफेलाइटिस हो जाती है। और ये सभी एजेंट्स ऐसे हैं जो उसी पे तो वहाँ के मस्तिष्क के आवरण को ना पहुँचा कर ये मस्तिष्क के जो ऊतक होते हैं उन्हीं ऊतकों पे ये हावी हो जाते हैं और उन्हीं ऊतकों पे धावा बोल के उन ऊतकों को तोड़ देते हैं और उनको किसी भी काम रहित नहीं छोड़ते और उनको एकदम व्यर्थ बना देते हैं। एन्सेफेलाइटिस का परिचय हो गया, कारण हो गए, जिसमें कारण में अपन वायरल और बैक्टीरियल, फंगल और टॉक्सिक तथा पैरासाइटल कारण भी एजेंट भी अपन देखें, जिसकी वजह से एन्सेफेलाइटिस जैसी समस्या क्रिएट होती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे लक्षण। तो लक्षण वही रहेंगे जो लक्षण अपन ने मेनिंजाइटिस में देखे थे। जो लक्षण मेनिंजाइटिस के वही लक्षण इसमें है, यानी कि सबसे पहले पशु को 104 से 106 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट तापमान है, बुखार है, वो हो जाएगा। दूसरा, एकाएक पशु वहीं गोल गोल चक्कर या गोल घूमेगा जो वहीं जगह पे और लड़खड़ा के चलेगा, अपने सर को दीवार पे टिका के रखेगा और पशु मुंह को खोल के जीभ को बाहर लटका के रखता है। बहुत ज़्यादा लार टपकती है या झाग आते रहते हैं और पशु का अपनी बॉडी पे संतुलन नहीं रहता, जिसकी वजह से पशु लड़खड़ा के चलेगा और कहीं कहीं जाके पशु गिर भी जाता है और पशु अंधा भी हो जाता है। तो ये सभी लक्षण जो मेनिंजाइटिस में थे वही सभी लक्षण इसके एन्सेफेलाइटिस के हैं। और अब अपन लक्षण के बाद में अपन बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट है क्या है वो अपन थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। अब अपन सबसे पहले ये देखते हैं उपचार के अंदर कि अगर पशु को रेबीज की वजह से एन्सेफेलाइटिस हुआ है तो उसका कोई ही उपचार नहीं है। यानी कि अगर पशु को रेबीज या राइनो जो रेबीज है उसकी वजह से अगर पशु में एन्सेफेलाइटिस जो जैसी समस्या है वो अगर हुई है तो उसका कोई उपचार नहीं है, उसका मरना तय होता है। और
अगर किसी विषाक्तता यानी टॉक्सिन की वजह से है तो उसका अपने इलाज कर सकते हैं उसका एंटीडोट देके। यानी कि अगर जिंक का है तो उसको अपन जिंक का एंटीडोट देके अपने को उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन रेबीज है तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। पशु को सेडेटिव व ट्रैंक्विलाइजर दे लेकिन मेनिनटाइल नहीं दे। जो सेडेटिव और जो ट्रैंक्विलाइजर हैं वो पशु को देंगे, लेकिन मेनिनटाइल जो अपन पहले मेनिनजाइटिस में दिया था वो इसमें नहीं देना है, क्योंकि उसकी वजह से ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए मेनिनटाइल है वो उसको नहीं देते। सेडेटिव के रूप में अपन देखते हैं जैसे डेक्सामेथाजोन इंजेक्शन, तो डेक्स्ट्रोना है वो 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस पशु को लगा देना है, ताकि उसको बहुत ज़्यादा जल्दी से सेडेशन और राहत मिले। पशु को फेनोबेरिन जो है वो 100 mg दिन में 2 बार अथवा जो जाइलाजिन इंजेक्शन का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या की वजह से इसमें एन्सेफेलाइटिस की वजह से पशु पागलपन के जैसे दौरे पर रख रहा हो या बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा हो तो वहाँ पे अपन जाइलाजिन है वो बहुत कम मात्रा में 0.5 ml तक ही वो पशु को लगाना है, ताकि वो वहाँ पे आराम से लेटा रहे और ऐसी गलत हरकतें या बहुत बुरी जो जिससे नुकसान हो वैसी हरकतें नहीं करे। केटल में 1 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और देना चाहिए इसका जाइलाजिन का। वैसे बहुत ज़्यादा अगर हरकतें दर्द करने की वजह से पशु बहुत ज़्यादा गर्दन को हिला रहा हो, सींग से मार रहा हो या अपने सींगों को किसी दीवार पे या खूंटे पे पटक रहा हो तो वहाँ पे पशु को अपन 5 से 7 ml जो सिक्विल है वो इंट्रावेनस मस्कुलर पशु को लगाना है। जो सिक्विल इंजेक्शन है 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर सिक्विल है वो पशु को लगा दे, ताकि वो भी एक ट्रैंक्विलाइजर और सेडेशन का काम करेगी। यदि पशु ज़्यादा डिप्रेशन में हो तो उसमें नर्वस स्टिमुलेंट अवश्य दे। यानी कि जो नर्वन टॉनिक होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो या बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो तो वहाँ पर अपन नर्वन टॉनिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टोन्स सिरप होती है वो केटल के 10 ml दिन में 2 बार देना ज़रूरी होता है। जैसे हॉर्स के अंदर पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लोराइड हाइड्रेट्स, मैक्यूलेट्स और एस की एक पानी के साथ में मिलाकर दिन में 2 बार पशु को पिलाने दें। और अपने यहाँ पे न्यूरोबाइन यानी न्यूरोटोन इंजेक्शन है वो न्यूरोबाइन या न्यूरोटोन जो है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर 5 दिन तक पशु को देना है, ताकि जो नर्वस सिस्टम का जो संतुलन हिला है वो वापस संतुलन हो जाए और ऐसी समस्याओं को वापस जन्म ना दे और वो बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट ना करें। वरना इन सब चीज़ों का अपन नज़रअंदाज करते रहेंगे तो पशु पालक को पशु से हट जाना यानी पशु का मरना भी तय होता है, मर भी सकता है, जिसकी वजह से पशु को हर्जाना उठाना पड़ सकता है पशुपालक को और नुकसान का सामना पड़ सकता है। तो पशुपालक खुद को भी ये बहुत बड़ी नुकसान है कि अगर ऐसी समस्या में पशु है तो वो पशुपालक को मार भी सकता है, चोट पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो हो सके उतना जल्दी पशु चिकित्सक को ये दिखाएं, अवगत कराएं और इसका उपचार है जो सुचारू रूप से चालू रखें। जो बताए उन्हीं को फॉलो करते हुए उनका उपचार करवाना चाहिए। तो आज का टॉपिक इतना ही। आज नर्वस सिस्टम के दोनों डिजीज हैं, मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस, वो कंप्लीट हो चुकी है और ये नर्वस सिस्टम का भी भाग है वो यहीं ख़त्म होता है। तो आज के लिए विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।